नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल आईटीएन पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन की, जिसका फोकस है टेक्निकल एग्जाम्स में आने वाला नॉन टेक्निकल पार्ट। इस सीरीज़ के सारे वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। किसी भी वीडियो में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अननेसेसरी है उसे इंक्लूड ही नहीं किया है। टेक्निकल एग्जाम्स एप्लीकेंट होने से आपके पास आपका टेक्निकल का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आपको ज़रूरत होती है टू द पॉइंट नॉन टेक्निकल कंटेंट की, ताकि आप उतना ही पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। आपको नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के एप्लीकेंट की तरह नॉन टेक्निकल को उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो एक एजुकेटेड इंसान से उम्मीद की जाती है कि उसे ऐसे फैक्ट्स और डेटा पता हो जो अनएजुकेटेड इंसान से उसे अलग बनाते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके आसपास या आपकी कंट्री में चल रही करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए। आपको आपकी कंट्री की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो। आप टेक्निकल एप्लीकेंट हैं तो आपसे एटलीस्ट 10th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नॉलेज एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। तो आपको अपने सिलेक्शन के लिए नॉन टेक्निकल पार्ट को उतना ही पढ़ना है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करे, ना कि किसी सब्जेक्ट का ओलंपियाड जिताने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट हमेशा की तरह रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये फ्री के 1 नंबर दे के जाता है अगर आपने इसे कभी भी पढ़ा हो, क्योंकि एक कोड है जिसके थ्रू आप इसे मेमोराइज कर पाते हैं बहुत ईजिली और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल थे 8। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ अमेंडमेंट्स होते गए और आज की डेट में हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। तो जो लास्ट के ये 5 शेड्यूल हैं, 8, 9, 10th, 11th, 12th, एग्जामिनर के ये 5 फेवरेट शेड्यूल हैं। 4 जो कि हमारे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं और 8वां शेड्यूल जो कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसे हम टेरिटरीज भी बोल सकते हैं एज पर आर कोड, जो कि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड है आपका इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा होता है अफर्मेशन एंड ओथ। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर हम सेवन्थ की बात करें तो सेवन्थ डील करता है विद फेडरल स्ट्रक्चर से। एट्थ की बात करें तो एट्थ हमारा बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज की, जिसमें कि हमारी 22 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। इंग्लिश उसमें इंक्लूडेड नहीं है। हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इन 22 लैंग्वेजेस में एक। अगर हम नाइन्थ की बात करें तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के तहत इसे ऐड किया गया था। ये था आपका लैंड रिफॉर्म्स का। टेंथ की बात करें तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन होता है। 11th की बात करें तो 11th आपका पंचायत है, जिसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था। और वहीं 12th जो है वो है म्यूनसिपैलिटीज़, जिसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था। अगर आप देख रहे हैं तो ये एक सेंटेंस बन रहा है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो आपको टी फॉर टेरिटरीज याद रखना है। जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। जैसे कि इसकी फुल ये अगर हम एक्सप्लेन करके बात करें तो नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो आपको टेरिटरीज वर्ड क्लिक करना है और आपको टीयर्स को कनेक्ट करना है उससे। तो टीयर्स मतलब है टेरिटरीज, इमोल्यूमेंट्स, अफर्मेशन एंड ओथ, राज्यसभा, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। टीयर्स ऑफ से ओ से आता है आपका अदर शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि आपकी स्पेशली हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम की। एफ से आपका आता है फेडरल स्ट्रक्चर। ओल्ड आपका स्टैंड करता है ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म और डिफेक्शन, जो कि आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से आपका आता है पंचायत। एम से आता है म्यूनसिपैलिटीज। आपका ओल्ड पीएम वाला जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरी के 5 उससे ऑफिशियल लैंग्वेज आपको याद रखना है
एल से लैंड रिफॉर्म, क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1951 का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछा जाता है इंग्लिश क्या हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? नहीं, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। 22 लैंग्वेजेस हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में आती हैं, जिसमें हिंदी उसका एक पार्ट है। डी से आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया था। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ऐड किए गए हैं, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको ओथ दिलाई जाती है और आपका वो डेजिग्नेशन किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देख रहे होंगे तो मैक्सिमम केस में जितनी भी पोस्ट हैं वो सभी प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर रही हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना आसान है कि कुछ पोस्ट को छोड़ के मैक्सिमम जो रेजिग्नेशन देते हैं वो देते हैं प्रेसिडेंट को। जैसे कि अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाता है वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सपोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समहाउ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आप अपनी ओथ प्रेसिडेंट से लेता है और रेजिग्नेशन भी उन्हें ही देता है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट से ओथ लेता है और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देता है। सीएजी जो हैं प्रेसिडेंट से ही ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देते हैं। आज की डेट में हमारे जीसी मुर्मू आपके कैग हैं। अटॉर्नी जनरल की बात करूं तो ये भी सेम है, प्रेसिडेंट इन्हें ओथ दिलाता है, प्रेसिडेंट को ही ये रेजिग्नेशन देते हैं। के वेणुगोपाल आज की डेट में हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो तुषार मेहता हैं। ये भी जब ओथ ली थी इन्होंने तो इन्हें प्रेसिडेंट ने दिलाई थी और अपना रेजिग्नेशन भी ये प्रेसिडेंट को ही देंगे। चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी जो कि हमारे मेनली चेयरमैन आपके प्रदीप कुमार जोशी हैं, वो अपनी ओथ उन्होंने प्रेसिडेंट से ली थी और प्रेसिडेंट को ही रिजाइन करेंगे। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास, उन्होंने भी ओथ प्रेसिडेंट से ली थी और प्रेसिडेंट को ही रिजाइन करेंगे। वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके सुशील चंद्रा, उन्होंने अपनी जो ओथ ली थी वो प्रेसिडेंट से ही ली थी और रेजिग्नेशन भी वो उन्हीं को देंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हमारे हैं एन वी रमन, उन्होंने उनकी ओथ और रेजिग्नेशन दोनों प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा की कोई सेपरेट ओथ नहीं होती, वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लेते हैं और अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो रोल गवर्नर का है वही हमारे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट का होता है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट को ओथ सीजीआई दिलाता है तो गवर्नर को ओथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन याद रखने वाली बात है कि गवर्नर जो रिजाइन करता है वो प्रेसिडेंट को करेगा और वहीं चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाता है आपका गवर्नर और रेजिग्नेशन भी गवर्नर को दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नर उन्हें आपका ओथ दिलाता है लेकिन रेजिग्नेशन उन्हें प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। अदर जजेस जो होंगे हाई कोर्ट के, उनको ओथ भी गवर्नर दिलाएगा लेकिन रिजाइन वो प्रेसिडेंट को देंगे। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओथ तो गवर्नर दिलाता है लेकिन ये रेजिग्नेशन जो देना होता है वो प्रेसिडेंट को देना होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करें। आप थोड़ा सा भी टाइम देंगे आप इसे इजीली ग्रैब कर लेंगे। कभी कभी एक एक नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं नॉर्मल एग्जाम्स में भी, और नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टेक्निकल एग्जाम में भी इजी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद हम थोड़े रिसेंटली जून के बाद जो 2021 जून के बाद कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। सारे अवार्ड्स नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि करंट के कुछ कुछ पार्ट को मैं धीरे धीरे साथ में लेके चलता हूँ आपको, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसे अफ्रीकन फूड प्राइज फॉर 2021 मिला है, अफ्रीकन फूड प्राइज फॉर 2021 एक इंडियन इंस्टीट्यूट को मिला है जो कि हैदराबाद बेस्ड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, आपको इसे याद रखना है, ICRISAT। आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लिक हो जाएंगी, तो आसान है, आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसकी फुल फॉर्म वगैरह कुछ भी। नेक्स्ट है आपका इंडियन बायोलॉजिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड दी बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शैलेंद्र सिंह, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में टकरा जाएगा आने वाले। नंबर ऑफ टीचर अवॉर्डेड फॉर नेशनल टीचर अवार्ड 2021, टोटल मिला के आपका टीचर्स डे पे 44 टीचर्स को नेशनल टीचर अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। हु वॉज गिवन द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएसए का, जो कि मिला है महात्मा गांधी जी को। स्टेट हैज़ बीन कन्फर्म्ड
विद 7 नेशनल अवार्ड ऑन द फर्स्ट वन धन एनुअल अवार्ड। ये पहली बार दिया गया है और नागालैंड ऐसा स्टेट है जिसे 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं इस बार। विनर ऑफ लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड आपके रहे हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, इन्हें आज के डेट में सब जानते हैं। इंडियन एक्टिविस्ट हु वॉन कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। ये डेली ऑलमोस्ट 1500 लोगों को फीड करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं विदाउट जाने कि उनका रिलीजन क्या है, तो इसी के चलते इन्हें ये कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है। इंडियन जर्नलिस्ट वॉन जापान्स फुकुओका ग्रैंड प्राइज, जो कि मिला है पी साईनाथ को। इंडियन गॉट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, वो मिला है R.K. सब्रवाल। किसी दूसरी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसी भी हाईएस्ट अवार्ड को बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो अगर आपकी कंट्री के किसी इंसान को मिलता है तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटी वॉन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, सूरत एंड इंदौर। और वहीं पर अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 का फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट वो है उत्तर प्रदेश। ये दोनों अवार्ड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मिले हैं, इसे ध्यान रखिएगा। कई सारी कैटेगरीज होती है, मैंने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बताया है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो हमने पहले करना स्टार्ट किया उसी तरीके से अब भी करेंगे। सिटी नोन एज 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, इंडिया की कौन सी सिटी है जिसे 0 माइल सेंटर बोला जाता है? नागपुर को 0 माइल सेंटर बोला जाता है। अकबर होल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन, अकबर अपने रिलीजियस डिस्कशन कहाँ पर करता था? इबादत खाना बोला जाता था उसे। अथॉरिटीज इज/आर कंपिटेंट टू यूज रिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हुए हैं तो कौन रिट जारी कर सकता है? तो ऐसे केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पावर है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट ही एक ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है डायरेक्टली, अदरवाइज हाई कोर्ट ही आपकी रिट जारी कर सकता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल्ड बाय ब्रिटिश इन, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, 1911 में उसे रिवोक कर दिया गया था। टॉम ऑफ जहांगीर ये बनाया गया है लाहौर में। आइडिया रिलेटेड टू वेलफेयर स्टेट्स आर गिवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। नंबर ऑफ अवार्डीज इन ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021, 5 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कौन से वाला? ध्यानचंद अवार्ड। डिक्लेयर्ड, किसने डिक्लेयर किया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। G20 की जो समिट हुई है 2021 वाली, वो हुई है आपकी रोम इटली में। अगर हम बात करें गदर पार्टी का हेडक्वार्टर, जो कि लाला हरदयाल ने स्टार्ट करी थी, फाउंडर बोला जाता है उन्हें, वो था सैन फ्रांसिस्को में। सांची का स्तूपा बिल्ड बाई, सांची का स्तूपा बनाया था अशोका ने। इंडिया हैव लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो अफगानिस्तान के साथ है। बीवी का मकबरा इज लोकेटेड इन औरंगाबाद। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन साका एरा। फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर के फाउंडर जो थे वो थे हरिहर एंड बुक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार टेक्निकल एग्जाम के नॉन टेक्निकल पार्ट में पूछा गया था अभी तक, जो कि मैंने दिए थे। नेशनल यूनिटी डे जो हमारा सेलिब्रेट होता है वो 31 अक्टूबर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, उस दिन किया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्हीं की याद में बनाया गया है, वो गुजरात में स्थित है। और बात करें स्टैचू ऑफ पीस, जो कि हाल फिलहाल में इनॉग्रेट हुआ है, वो है पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि हाल फिलहाल में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि न्यूज़ में रही हो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो स्टैचू ऑफ पीस आपको किसी ना किसी एग्जाम में हाल फिलहाल में टकरा जाएगा। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया वो है गुजरात। राइट टू प्राइवेसी हमारा 21 आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी आता है। स्टेट टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जिसे बोलते हैं SEEI 2020, कर्नाटका ने टॉप किया है इसे। पोर्तुगीज गवर्नर हु अबॉलिश्ड सती इन गोवा, अगर हम बात करें गोवा में सती का एबोलिशन जो किया था, वो उसका उस टाइम जो गवर्नर थे जिसे क्रेडिट जाता है
उनका नाम है एल्ब्यूकर्क। फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस की आपने कई बार वर्ड सुना होगा कंप्यूटर में। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखिएगा। अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ सती, तो विलियम बेंटिक का नाम आपने सुना ही होगा और इन्होंने इनकी हेल्प करी थी आपकी राजा राम मोहन राय में इंडिया में सती सिस्टम को एंड करने में। कंट्री चेयर फॉर द 2021 एशियन इंडिया समिट। एशियन इंडिया समिट जो हुई है 2021 वाली, उससे होस्ट किया है ब्रूनी ने। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया था आपका बंगाल गैजेट। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था इंडिया में वो था आपका उड़न मार्तंड। आपने ढोल मूवी देखी होगी तो वो राजपाल यादव का नाम कुछ यही था। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड एट बॉम्बे और प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो आपकी 1885 में बनी थी, उसके स्टार्टिंग के चारों सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको क्विक रिवीजन मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।